नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। पंजाब पुलिस के एएसआई की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बड़ी जानकारी पंजाब से निकलकर सामने आ रही कि पंजाब पुलिस के एएसआई की गोली मारकर हत्या, एएसआई जोगिंदर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अंबाला में हुआ सनसनीखेज वारदात और हमलावर फायरिंग करके मौके से फरार हो गया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पंजाब पुलिस के एएसआई जोगिंदर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और इस सनसनीखेज वारदात के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि हमला उस वक्त हुआ है जब एएसआई जोगिंदर सिंह अंबाला इलाके में मौजूद थे। हमलावरों ने उन पर तबातोड़ फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके को घेर कर जांच शुरू कर दी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक पुलिस इस मामले को आपसी रंजिश और पेशावर दुश्मनी समेत कई एंगल से जांच कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके और इस घटना के बाद से पुलिस विभाग में भी शोक और आक्रोश का माहौल है। लगातार पुलिस कर्मियों पर हो रहे हमलों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही के महीनों में पंजाब और आसपास के इलाकों में पुलिस कर्मियों पर हमले की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। फिलहाल पुलिस की कई टीमें अब आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और जल्द ही गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अमेरिका से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास फायरिंग हुई है। संदिग्ध हमलावर ने की फायरिंग और व्हाइट हाउस के अंदर मौजूद थे राष्ट्रपति ट्रंप। जवाबी फायरिंग में हमलावर जो है वो ढेर हो गया है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के पास हुई फायरिंग ने शनिवार रात को सनसनी फैला दी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त व्हाइट हाउस के परिसर के अंदर मौजूद थे। तभी गोलियां चली और आवाज सुनते ही पूरा इलाका जो है कुछ ही मिनटों में सुरक्षा घेरे में तब्दील हो गया और अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। संदिग्ध हमलावर की पहचान जो है 21 साल के नसीरे बेस्ट के रूप में हुई है। उसकी तस्वीर भी अब सामने आ गई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हमलावर ने व्हाइट हाउस के बेहद ही करीब पहुंचकर फायरिंग की कोशिश की, जिसके बाद से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जवाबी फायरिंग की और फायरिंग की घटना के बाद से ही इलाके को सील कर दिया गया है। कई संदिग्ध गतिविधियों की जांच की गई है। आसपास लगे सुरक्षा कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमलावर अकेले था या फिर उसके पीछे किसी बड़े नेटवर्क का हाथ था। ये घटना ऐसे समय पर हुई है जब अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा को लेकर पहले से ही सतर्कता बढ़ा दी गई है। हाल ही के दौरान में बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर थे। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि अमेरिका और उनके परिवार को कोई भी खतरा नहीं पहुंचा है। लॉकडाउन कुछ ही देर में हटा दिया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमेरिका और ईरान डील पर बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिका ईरान डील पर बड़ी खबर, यूरेनियम देने को तैयार हुआ ईरान। रिपोर्ट निकलकर सामने आई है और ट्रंप ने कहा कि फिर से खुल जाएगा होर्मुज। अमेरिका और ईरान शांति समझौते के बीच बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि ईरान अब एनरिच्ड यूरेनियम छोड़ने के लिए राजी हो गया है और लंबे वक्त से अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर को लेकर तनातनी चल रही थी। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि ईरान यूरेनियम सौंपने को राजी हो गया है और 2 यूएसए अधिकारियों के मुताबिक ईरान और यूनाइटेड स्टेट के बीच प्रस्तावित एग्रीमेंट का एक खास हिस्सा ये है कि तेहरान अपने और बहुत ही एनरिच यूरेनियम के स्टॉक को छोड़ने का साफ वादा कर रहा है। और ट्रंप ने शनिवार को कहा कि यूनाइटेड स्टेट ईरान के साथ युद्ध खत्म करने और होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए एक एग्रीमेंट करने के करीब है, लेकिन उन्होंने कोई भी डिटेल नहीं दी है। यूएस अधिकारियों ने कहा कि प्रोजल में ये भी मुद्दा उठाया ठीक से सुलझा दिया गया है, सुलझा नहीं है कि ईरान अपने स्टॉक कैसे छोड़ेगा, इसलिए डिटेल को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर आने वाली बातचीत के लिए टाल दिया गया है। लेकिन एक आम राय है कि ईरान ऐसा करने के लिए कमिटेड होगा और ये अमेरिका की प्राइमरी लक्ष्य है। डील के लिए बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार को कहा है कि इजराइल और इस क्षेत्र के अन्य सहयोगियों के साथ बातचीत के बाद से ईरान के साथ एक समझौता होगा जिसमें कि होर्मुज जलडमरू मध्य को भी खोलना शामिल होगा। काफी हद तक तय हो गया है कि सोशल मीडिया पर इस
इसकी जानकारी देते हुए ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलू और विवरणों पर चर्चा चल रही है और इसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी। उन्होंने घोषणा के समय के बारे में भी कोई खास जानकारी नहीं दी है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इजराइल के साथ साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन के नेताओं से बात की है। पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर हुई रीवोटिंग के बाद से काउंटिंग जो है आज शुरू हो गई है और ये गुरुवार को शांतिपूर्ण ढंग से पुनर्मतदान संपन्न हो गया था। बता दें कि 285 मतदान केंद्रों में भी किसी से भी हिंसा, तनाव या फिर चुनावी धांधली को लेकर कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली। रीवोटिंग से 2 दिन पहले ही टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान चुनावी दौर से बाहर हो गए थे। इसके बाद से सत्तारूढ़ बीजेपी की जीत की उम्मीद जो है वो बढ़ गई और इस सीट पर रिकाउंटिंग 29 अप्रैल को चुनाव से जुड़े विवाद के कारण हुई, जब कई मतदान केंद्रों से शिकायतें सामने आई थी। ईवीएम पर इत्र जैसे पदार्थ और चिपकाने वाले टेप लगाए गए थे। चुनाव आयोग ने फाल्टा में पुनर्मतदान का आदेश दिया, जबकि बाकी 293 विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को पहले ही घोषित किए जा चुके हैं, जिसमें बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और पश्चिम बंगाल में पहली बार सत्ता हासिल की है। जहांगीर खान ने मतदान से पहले ही अपना नाम वापस ले लिया और वापस लेने की घोषणा की थी, लेकिन उनका नाम ईवीएम पर बना रहा। फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में दोबारा मतदान की गिनती के बीच डायमंड हार्बर महिला विश्वविद्यालय के स्ट्रांग रूम के बाहर भी सुरक्षा तैनात की गई है। जहांगीर खान के चुनाव से हटने से फाल्टा की राजनीतिक समीकरणों में काफी बदलाव आ गया है। विधानसभा सीट पर सुबह से ही चुनाव के बाद से वोटों की गिनती जारी है और ऐसे में बयान भी निकलकर सामने आए हैं। बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है। दिलीप घोष ने ये बड़ा बयान दिया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर भवानीपुर सीट बरकरार रखते हुए नंदीग्राम सीट खाली करने के फैसले के बाद से विधानसभा की कुल संख्या जो है वो 207 रहेगी। वहीं कांग्रेस आज एक अहम राजनीतिक बैठक करने जा रही है, जिसमें पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री साथ ही डिप्टी सीएम जो है वो डीके शिवकुमार समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस हाई लेवल मीटिंग में एसआईआर का मुद्दे पर भी चर्चा होगी। खबरों की माने तो एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पार्टी का आरोप है कि मतदान सूची पुनरीक्षण के प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है और इससे विपक्षी वोट बैंक प्रभावित हो सकता है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस अब देशव्यापी रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव, संगठनों की रणनीति और संगठनात्मक मजबूती पर भी चर्चा होने की संभावना है। खासतौर पर कर्नाटक मॉडल को दूसरे राज्यों में लागू करने को लेकर भी मंथन हो सकता है। बताया जा रहा है कि सिद्धरमैया और साथ ही डीके शिवकुमार दोनों ही इस बैठक में कांग्रेस नेतृत्व के सामने राज्य की राजनीतिक हालातों और संगठन की रिपोर्ट पेश करेंगे। हाल ही के दिनों में कर्नाटक कांग्रेस के अंदर नेतृत्व और समन्वय को लेकर भी चर्चाएं तेज रही। ऐसे में ये बैठक राजनीतिक तौर पर काफी अहम मानी जा रही है। वहीं विपक्षी दलों की इंडिया गठबंधन को मजबूत करने और बीजेपी के खिलाफ साझा रणनीति बनाने पर भी चर्चा हो सकती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस अब राज्य में अपने संगठन को मजबूत करने और चुनावी मुद्दों को आक्रामक तरीके से उठाने की रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में हुई कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की अहम बैठक में बड़ा बयान देते हुए कहा कि आने वाले समय में देश की असली लड़ाई जो है हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि अमीर बनाम गरीब की होगी। दिल्ली में आयोजित इस हाई लेवल बैठक में देश भर में 52 प्रमुख अल्पसंख्यक नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी, सांसद इमरान मसूद और अभिषेक मनु सिंघवी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। खबरों की माने तो राहुल गांधी ने बैठक में कहा कि बीजेपी और आरएसएस की हिंदू मुस्लिम राजनीति अब ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगी, क्योंकि देश में महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जनता का ध्यान असली मुद्दे से भटका रही है। बैठक में अल्पसंख्यकों पर कथित अत्याचार, सामाजिक असुरक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं से कहा कि संविधान सभी धर्मों को समान अधिकार देता है और कांग्रेस की राजनीति उसी संवैधानिक सोच पर आधारित है। कांग्रेस नेताओं ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और अल्पसंख्यक समुदाय को पार्टी से ज्यादा जोड़ने की रणनीति पर मंथन किया
और हमारे साथ चर्चा में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अमित जी है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। उनसे जब बातचीत करते हैं कि राहुल गांधी का ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया, अमित जी किस तरीके से देख रहे हैं? उन्होंने कह दिया है कि अब जो असली लड़ाई है वो अमीर और गरीबों के बीच की है। पहले हिंदू और मुसलमान होता था और अब अमीर और गरीब में होगा। देखिए, राहुल गांधी जी ने कभी कोई सेंसिबल बात की नहीं है, तो चूंकि उनके एजुकेशन का स्टैंड काफी अच्छा है जो हमारे समझ में नहीं आता है। देखिए, अमीर गरीब क्या होता है? अगर आपको 55 साल एक छत्र राज करने का मौका मिला और उसके बावजूद भी आप अमीर गरीब कम नहीं कर सके, तो इसमें आपकी पार्टी की गलती है ना। ये बातें आपको शुरू में क्यों नहीं याद आई? जब भारत इंडिपेंडेंस हुआ था तब आपने अमीरों से प्रॉपर्टी लेके गरीबों को दे दी। आपके अपने खानदान की प्रॉपर्टी इतनी, उस पर कोई बात नहीं करता। देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी का केवल एक ही मकसद है कि समाज में किस तरीके से विद्वेष फैलाया जा सके और आने वाले समय में वो भारत की जनता को आपस में लड़वा सके। इसके अलावा उनका कोई मैटर नहीं है। कभी वो अदानी को गाली दे रहे होते हैं, कभी वो अंबानी को गाली दे रहे होते हैं, फिर उनके स्टेट वाले उसके साथ डील साइन कर रहे होते हैं। तो देखिए, ऐसा ये बयान केवल इसलिए दिया गया है कि चूंकि इकोनॉमिक टर्माइल जो है वो आने वाला है, उसको उन्होंने जारी रखने के लिए इस तरीके का बयान दिया है। हो सकता है अगर वो इस बयान पे इतने अच्छे थे तो 5 रुपया पेट्रोल डीजल पे रेट बिना टैक्स लिए हिमाचल में लगा दिया था, तो इसके बारे में उनको सोचना चाहिए था ना। देखिए, ये केवल एक बचकाना बयान है, इससे जनता का कोई लेना देना नहीं है। देश की जनता समझदार है, इसीलिए उनको सत्ता से बाहर रखे हुए है। बिल्कुल। ऐसे में महंगाई का भी मुद्दा उठाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, इन्होंने महंगाई मैन बोल दिया है। हाँ, तो ठीक तो बात है। जब 1970 में पिक्चर आई थी जिसमें महंगाई के ऊपर बात हुई थी, 2004 से लेके 2014 के बीच महंगाई डायन खाया जाता, ये भी आया था। महंगाई के बारे में कांग्रेस से अच्छा कौन जा सकता है? इनके तो लीडर बोलते रहे महंगाई से मर जाओ, नहीं खा सकते। तो रेणुका चौधरी जी का बयान है, उन्होंने सीधा बोला था पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, ये तो प्राइम मिनिस्टर का बयान था। तो देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस का केवल एक ही काम रहा है कि बांटो और राज करो, फूट डालो और राज करो। तो जो ब्रिटिशर्स ने किया था वो वही कर रहे हैं। एक बात बताइए, अमीर और गरीब, एक अमीर आदमी फैक्ट्री लगा के बैठा है, आपको काम के लिए इनवाइट कर रहा है, आप जाके फैक्ट्री में आग लगा देते हैं और कहते हैं हमारे पास रोजगार नहीं है। ठीक है, तो सरकार सबको तो रोजगार नहीं दे सकती ना। किसी देश की सरकार सबको रोजगार नहीं दे पा रही है, तो ये केवल जनता को बरगलाने और जनता के बीच विद्वेष फैलाने का काम है और बाकी कुछ नहीं है। मैं इस बयान को इसीलिए देखता हूँ क्योंकि हिंदू मुसलमान करते करते उन्होंने देख लिया कि देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान पे हुआ था। ठीक है, उसके बाद आज की डेट में अब मुसलमान के नाम पे सब लोग इकट्ठे हो गए, क्योंकि कोई नहीं चाहता ना कि हम कहीं सेफ्टी से रहें। ठीक है अमित जी, तो एक सवाल मेरा आपसे और होगा कि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, उस मुद्दे पर अगर मैं बात करूं तो महंगाई को लेकर और इस समय जो हिंदू मुसलमान चल रहा है, तो आपको क्या लग रहा है, आपकी क्या राय होगी इस पर कि महंगाई है या फिर हिंदू मुसलमान हो रहा है, या फिर जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब जो असली लड़ाई है वो अमीर और गरीब के बीच में है? तो राजनीतिक विश्लेषक के मुताबिक आपको क्या लग रहा है कि देश में क्या चल रहा है? देखिए, महंगाई ऑन ग्राउंड, आप यकीन मानिए अभी महंगाई आई नहीं है, लेकिन मैंने कई बार बातचीत में ये बात बताई है कि ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस का दौर है, जियोपॉलिटिक्स का जो वो है वो होगा। आपको मैं एक ब्रीफ हिस्ट्री बता देता हूँ कि 1920 में हुआ था, 1940 में ऐसा हुआ था, 1970 में हुआ था, 1990 में हुआ था और फिर 2005-6 में जब 2008 का क्राइसिस आया था तब आया था। ये सारे सीक्वेंस एक ही जैसे चलते हैं। गोल्ड का रेट हाइक होता है, कोई बीमारी आती है और बाद में अनरेस्ट क्रिएट किया जाता है। लेकिन इस बार जो अनरेस्ट क्रिएट हुआ है, ये मान के रखिए कि ये 400 साल पुरानी परंपरा को खत्म करके ही मानेगा, क्योंकि अमेरिका को जो कर्जा बढ़ा हुआ है वो कर्जे का लिंक जो है ना वो पूरी दुनिया से होता है, क्योंकि फ्री में पैसा प्रिंट करके वो जो इन्फ्लेशन पास किया जाता है वो हम आप झेलते हैं। आपको ब्याज लेना, आपको 16% देना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, मैं अमेरिका में बैठा हूँ, मेरी कंपनी को 0 to 3% लेकिन विपक्ष का तो कहना ये है अमित जी कि होर्मुज और जो युद्ध हो रहा है उसके नाम पर बिल फाड़ के महंगाई बढ़ाई जा रही है, क्योंकि तीसरी बार डीजल पेट्रोल सीएनजी के दाम बढ़े हैं 10 दिनों के अंदर। जी, मुझे तो लगता है कि सरकार जो है अच्छा काम कर रही है, लेकिन सरकार को एक झटके में जो करना कर देना। ये सरकार ने भी तो तमाशा बना रखा है कि रोज 2 रुपए ऊपर 2-3 रुपए नीचे, मतलब सरकार ये जानबूझ के चाह रही है कि लोग परेशान रहें और इसी में उलझे रहें, तो बड़े फैसले उनको लेने में आसानी हो। देखिए, सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन सरकार भी तो राजनीति करने आई है ना। राहुल गांधी तो अमित जी क्या लग रहा है कि आने वाले समय में, अमित जी क्या लग रहा है कि आने वाले समय में महंगाई और बढ़ेगी?
या फिर ऐसे ही धीरे धीरे किस्तों में? 100% मान के रखिए कि महंगाई में आपको कम से कम 40% का इंक्रीज दिखेगा। और ये भी बात याद रखिए कि भारत में वही सरवाइव करेगा जो एंशिएंट भारत की विजडम को जानता है, जिसके पास खाने की रोटी, आटा और रखने को चावल और अचार और मिर्चा का जो कॉन्सेप्ट है ना। तो अमित जी सीधे तौर पर आप ये कह रहे हैं कि किस्तों में जनता को परेशान किया जाएगा? अब आने वाले समय में आप किस्त में नहीं होलसेल में देखेंगे, क्योंकि आपको जैसे ही ट्रम्प साहब ने बोला हार्मोज खुलेगा, इसका मतलब मान के रखिए कि आने वाले कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम फिर से बढ़ने वाले हैं। ठीक है अमित जी, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। जी नमस्कार। बता दें कि राहुल गांधी का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। राहुल गांधी ने कहा है कि अब जो असली लड़ाई है वो अमीर और गरीबों के बीच होगी। कांग्रेस की हाई लेवल की बैठक हुई जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार को जमकर घेरा है, अल्पसंख्यक नेताओं के साथ रणनीति तैयार की है। वहीं गुजरात में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा उस वक्त हुआ जब एक तेज रफ्तार कार ने नियंत्रण खो दिया और राजमार्ग पर बस में टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक हादसा जो है वो स्टेट हाईवे पर हुआ, जहां पर तेज गति से चल रही एक कार अचानक से ही अनियंत्रित हो गई। इसके बाद से कार सीधे बस में जा भिड़ी। दुर्घटना के बाद से बस आसपास मौजूदा लोगों ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि शुरुआती जांच में तेज रफ्तार हादसे की बड़ी वजह मानी जा रही है। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दुर्घटना के समय कार की स्पीड कितनी थी और कार ड्राइवर को झपकी या फिर तकनीकी खराबी जैसी कोई समस्या तो नहीं हुई थी। इस दर्दनाक हादसे के बाद से इलाके में शोक का माहौल है। वहीं लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों के बाद से हाईवे सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहने वाले लाखों लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लंबे समय से जिसे नोएडा एक्सटेंशन मेट्रो का इंतजार किया जा रहा था, अब उसकी तैयारी तेजी से आगे बढ़ने लगी है। माना जा रहा है कि जल्द ही नोएडा एक्सटेंशन के लोगों को ट्रैफिक जैम और घंटों के सफर से बड़ी राहत मिलने वाली है। पहले चरण में करीब 7.5 किलोमीटर लंबे रूट पर मेट्रो चलाई जाएगी, जो कि नोएडा सेक्टर 51 के ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर 4 से जोड़ेगी और इस रूट पर 5 नए मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसमें से सेक्टर 61, सेक्टर 70, 122, 123 और सेक्टर 4 शामिल है। खबरों की माने तो अगले महीने इस प्रोजेक्ट को अंतिम मंजूरी मिल सकती है और इसके साथ ही पीआईबी के सामने प्रेजेंटेशन भी दिया जा चुका है और अब जल्द ही इसकी मंजूरी मिलेगी और निर्माण कार्य जो है वो जल्द ही शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं आईपीएल 2026 में वानखेड़े स्टेडियम में होने वाला राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस का मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि दोनों टीमों के लिए इज्जत और भविष्य की लड़ाई बन चुका है। राजस्थान रॉयल्स के लिए ये मुकाबला करो या मरो जैसा है, क्योंकि प्लेऑफ की उम्मीद जिंदा रखने के लिए जीत बहुत जरूरी है। और वहीं 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, लेकिन अब टीम अपनी साख बचाने और पॉइंट टेबल में सबसे नीचे खत्म होने की शर्मिंदगी से बचना चाहती है। मुंबई इंडियंस का ये सीजन फ्रेंचाइजी के इतिहास का सबसे निराशाजनक सीजनों में से गिना जा रहा है। इसके में चोटिल खिलाड़ी, खराब परफॉर्मेंस और करीबी मुकाबलों में मिली हार की टीम के बाद से पूरा लय जो है वो बिगड़ गया है। सीजन शुरू होने से पहले ही जिस टीम को खिताब का बड़ा दावेदार माना जा रहा था, वो टीम अब सम्मान बचाने की लड़ाई लड़ रही है। हालांकि एमआई के हेड कोच ने साफ कह दिया है कि मुंबई के लिए अभी भी बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ पॉइंट नहीं बल्कि फ्रेंचाइजी का गौरव और खिलाड़ियों का आत्मसम्मान भी है। लेकिन इस मुकाबले की सबसे बड़ी चर्चा का एक खास भिड़ंत को लेकर भी सबकी नजरें जो हैं अब इस पर टिकी हुई है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।